नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई परिवारों को छूता है, बचपन के मानसिक विकार। नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि बचपन तो बस खेलने कूदने और मौज मस्ती का समय होता है ना, लेकिन सच ये है कि बहुत से बच्चे और किशोर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चुनौतियां अक्सर सामान्य भावनाओं या व्यवहारों का ही एक ज्यादा तीव्र या थोड़ा अलग रूप होती है। हाँ, और ये दिमागी स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियां हैं। मतलब ये बच्चे की कोई कमी या खराब परवरिश का नतीजा नहीं है। सही कहा, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम यूनिट 4 पीडीएफ में दी गई जानकारी के आधार पर कुछ प्रमुख बचपन के विकारों को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे व्यापक विकासात्मक विकारों की, जिन्हें पीडीडीज कहते हैं। इसमें ऑटिज्म भी आता है, फिर ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार यानी ADHD पर, कुछ और आम बचपन की मानसिक समस्याओं पर, और आखिर में बौद्धिक अक्षमता पर भी बात करेंगे, जिसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। जी। हमारा मकसद है इन स्थितियों की मुख्य बातों को, लक्षणों को और उनके पीछे के कारणों को सरल शब्दों में समझना। तो चलिए गहराई से समझते हैं इसे। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं व्यापक विकासात्मक विकारों से, PDDs से। ये बेसिकली स्थितियों का एक समूह है जहां बच्चे के कुछ बुनियादी कौशल, खास तौर पर सामाजिक मेलजोल, बातचीत करने का तरीका और कल्पना, इनके विकास में देरी होती है। और ये आमतौर पर कब नजर आने लगते हैं? स्रोत में लिखा है कि पहचान अक्सर 3 साल की उम्र के आसपास होती है, पर शायद शुरुआत पहले ही हो जाती है। हाँ बिल्कुल, पहचान भले ही 3 साल के आसपास हो, पर इसके संकेत वो पहले भी दिख सकते हैं। ये जो व्यापक या पर्वेसिव शब्द है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? इसका मतलब है कि बच्चे को हर चीज में दिक्कत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापक का मतलब है कि असर कई एरियाज पर पड़ता है, लेकिन कुछ खास एरियाज में ज्यादातर, जैसे सामाजिक व्यवहार, कम्युनिकेशन और कभी-कभी व्यवहार के कुछ खास पैटर्न में। अच्छा। लक्षणों में जैसे बातचीत करने या समझने में मुश्किल होना, इशारों या हाव भाव का कम इस्तेमाल, दूसरों से घुलने मिलने में दिक्कत, खिलने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, रूटीन बदलने पर परेशानी होना और शरीर को बार बार हिलाना, जैसे हाथ फड़फड़ाना, ये सब शामिल हो सकता है। पीडीडीज में सबसे ज्यादा जाना माना नाम तो शायद ऑटिज्म है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए ना। हाँ, ऑटिज्म, या जिसे अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD कहते हैं, ये एक विकासात्मक स्थिति है जो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को प्रभावित करती है: सामाजिक संपर्क, संचार यानी बोलना और समझना दोनों, और व्यवहार। स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं इसे? स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति में इसका प्रभाव अलग अलग होता है। मतलब कुछ लोगों को बहुत सहारे की जरूरत हो सकती है, तो कुछ सामान्य या उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं और रोजमर्रा के काम कर पाते हैं, जैसे कि जिन्हें पहले एस्पर्जर सिंड्रोम कहा जाता था, वो भी अब इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा माने जाते हैं। तो सामाजिक संपर्क में क्या मुख्य चुनौती होती है? क्या ये बच्चे जुड़ाव महसूस नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, पर उनका तरीका शायद अलग होता है। उन्हें दूसरों के हाव भाव, इशारे या जो सोशल क्यूज होते हैं ना, हाँ, उनको समझने में मुश्किल हो सकती है, जैसे आंख मिलाने में झिझकना या चेहरे पर भावों की कमी दिखना या फिर दोस्त बनाने में दिक्कत आना। वो स्नेह दिखा सकते हैं, पर शायद उस तरह नहीं जैसे हम उम्मीद करते हैं। और संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ भी काफी विविधता होती है। कुछ बच्चों को बोलने में देरी होती है या शायद वो बिल्कुल ना बोले, जबकि कुछ बोल तो लेते हैं, पर दो तरफा बातचीत शुरू करने या उसे बनाए रखने में मुश्किल होती है। अच्छा। कभी कभी वे सुने हुए शब्द या वाक्य बार बार दोहराते हैं, जिसे एकोलिलिया कहते हैं। आवाज भी कभी कभी सपाट या मोनोटोनस लग सकती है और काल्पनिक खेल खेलने में भी उन्हें दिक्कत आ सकती है। और तीसरा एरिया आपने बताया व्यवहार, उसमें क्या खास होता है? व्यवहार में अक्सर दोहराव वाले पैटर्न दिखते हैं या बहुत ही सीमित रुचियां होती हैं, जैसे किसी एक ही खिलौने से खास तरीके से खेलना या चीजों को एक लाइन में लगाना पसंद करना। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। या फिर किसी एक ही टॉपिक में, जैसे ट्रेन्स या डायनासोर्स में बहुत ज्यादा डूबे रहना। रूटीन से बहुत लगाव होता है, और अगर रूटीन में जरा भी बदलाव हो तो वो परेशान हो सकते हैं। कुछ बच्चे आवाज, रोशनी या छूने के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, या फिर इसके उलट कम सेंसिटिव भी हो सकते हैं, जैसे दर्द कम महसूस होना और वो शरीर को हिलाने वाली हरकतें, जैसे हिलना डुलना या हाथ फड़फड़ाना,
ये भी देखी जा सकती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा आपने पहले भी कहा कि ये खराब परवरिश का नतीजा नहीं है, तो इसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल नहीं, ये एक जैविक मतलब न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की भूमिका तो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिवारों में ये स्थिति एक से ज्यादा सदस्यों में मिल सकती है। हाँ। कुछ खास जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, जैसे फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, वो भी इससे जुड़े हैं। फिर ब्रेन की बनावट या उसकी फंक्शनिंग में भी कुछ अंतर देखे गए हैं। गर्भावस्था के दौरान कुछ इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स का असर भी शायद भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस पर रिसर्च अभी चल रही है। और वो जो टीकों वाली बात थी, हाँ, वो एक बहुत बड़ा मिथक है। ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि टीकों यानी वैक्सीनेशंस से ऑटिज्म नहीं होता। ये धारणा पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, ऑटिज्म के अलावा पीडीडीज में और कौन सी स्थितियां आती हैं? क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, कुछ और हैं, हालांकि वे ऑटिज्म से काफी कम आम हैं। एक है रेट सिंड्रोम। ये लगभग हमेशा लड़कियों में होता है। इसमें शुरू में बच्चा ठीक से डेवलप होता है, पर फिर भाषा और मोटर स्किल्स, खासकर हाथों का इस्तेमाल, तेजी से कम होने लगता है। ओह। फिर है एस्पर्जर सिंड्रोम, जिसे आप खैर एएसडी का ही हिस्सा मानते हैं। इसमें भाषा का विकास तो ठीक होता है, लेकिन सामाजिक समझ और व्यवहार में ऑटिज्म जैसी ही चुनौतियां होती हैं। अक्सर किसी एक विषय में बहुत गहरी रुचि भी होती है। एक और है बचपन विघटनकारी विकार या सीडीडी। ये बहुत ही रेयर है। इसमें 2 साल की उम्र के बाद जो स्किल्स बच्चा सीख चुका होता है, वो अचानक और गंभीर रूप से खोने लगती हैं। ये तो काफी गंभीर लगता है। हाँ, और आखिर में एक कैटेगरी थी पीडीडी नॉस, मतलब एटिपिकल ऑटिज्म। ये उन लोगों के लिए थी जिनमें ऑटिज्म के कुछ लक्षण तो थे, पर वो किसी एक विशिष्ट पीडीडी के सारे क्राइटेरिया पूरे नहीं करते थे। समझ गए। तो ये थे पीडीडीज जो मुख्य रूप से सामाजिक संवाद और व्यवहार के पैटर्न से जुड़े हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत आम बचपन की स्थिति की, ADHD या ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। हाँ, ADHD ये भी बचपन के सबसे कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों में से एक है, और ये अक्सर किशोरावस्था और वयस्कता तक भी बना रहता है। इसके मुख्य लक्षण 2 ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। एक है ध्यान की कमी यानी इनअटेंशन, और दूसरा है अति सक्रियता आवेग यानी हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस। ध्यान की कमी का मतलब क्या है? क्या ये बच्चे बस लापरवाह होते हैं या ध्यान नहीं देना चाहते? नहीं, ये लापरवाही या जानबूझकर ध्यान न देने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है लगातार ध्यान बनाए रखने में असल में मुश्किल होना। जैसे स्कूल के काम में या दूसरी एक्टिविटीज में छोटी छोटी गलतियां कर देना, निर्देशों को पूरा ना सुन पाना या फॉलो ना कर पाना, कामों को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होना। ऐसी चीजों से बचना जिनमें लगातार दिमागी मेहनत लगे, अपनी चीजें खो देना और बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब ध्यान भटक जाना। ओके। और अति सक्रियता आवेग, क्या इसका मतलब है बस ज्यादा शरारती होना? बच्चे तो वैसे भी एक्टिव होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन ये उससे अलग है। अति सक्रियता का मतलब है लगातार एक बेचैनी सी महसूस करना, जैसे टिक करना बैठ पाना, क्लास में या कहीं और बेवजह दौड़ना, भागना या चढ़ना, शांति से खेलने या कोई काम करने में दिक्कत होना, ऐसा लगना जैसे हमेशा ऑन द गो हो, मतलब चलते फिरते रहना। और आवेग का मतलब है बिना सोचे समझे काम कर देना, जैसे सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब दे देना, अपनी बारी का इंतजार करने में मुश्किल होना या दूसरों की बातों या कामों में दखल देना, उन्हें टोकना। तो क्या हर बच्चे में जिसे ADHD है, ये दोनों तरह के लक्षण होते हैं, ध्यान की कमी भी और अति सक्रियता भी? जरूरी नहीं। ADHD के 3 मुख्य प्रकार या सब टाइप्स बताए गए हैं। एक है जिसमें ध्यान की कमी वाले लक्षण ज्यादा होते हैं, दूसरा जिसमें अति सक्रियता आवेग वाले लक्षण ज्यादा होते हैं, और तीसरा है संयुक्त प्रकार, जिसमें दोनों तरह के लक्षण काफी हद तक मौजूद होते हैं। अच्छा, और इसके निदान के लिए क्या जरूरी है? निदान के लिए जरूरी है कि ये लक्षण बच्चे की उम्र के हिसाब से जरूरत से ज्यादा हों, कम से कम 6 महीने से लगातार दिख रहे हों, 7 साल की उम्र से पहले शुरू हुए हों, और सबसे जरूरी ये एक से ज्यादा माहौल में, जैसे स्कूल में भी और घर पर भी, बच्चे के कामकाज, उसकी पढ़ाई या सामाजिक जीवन में साफ तौर पर बाधा डाल रहे हों। स्रोत में अनाड़ीपन और समय की धारणा की समस्या का भी जिक्र था ADHD के साथ। ये क्या है? हाँ, कुछ बच्चों में, सबके साथ नहीं, पर कुछ में मोटर कोऑर्डिनेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब हाथ पैर का तालमेल उतना अच्छा नहीं होता, जिससे भी ज्यादा गिर सकते हैं या उनकी लिखावट खराब हो सकती है। और समय का अंदाजा लगाने में भी मुश्किल हो सकती है, मतलब ये समझने में कि कितना टाइम बीत गया है
चाहे वो कुछ सेकंड हो या घंटे। और ADHD के कारण क्या है? क्या ये भी जेनेटिक है जैसे ऑटिज्म? हाँ बिल्कुल, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ट्विन स्टडीज और फैमिली स्टडीज से ये साफ पता चलता है। माना जाता है कि ब्रेन की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर में भी कुछ अंतर होते हैं, खासकर उन हिस्सों में जो ध्यान, व्यवहार नियंत्रण और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जुड़े हैं। और पर्यावरण का भी कोई रोल है? कुछ पर्यावरणीय कारक भी शायद योगदान दे सकते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान माँ का धूम्रपान करना या शराब पीना, या बचपन में लेड यानी सीसे जैसी चीजों के संपर्क में आना। हालांकि ब्रेन इंजरी भी कभी कभी कारण हो सकती है, पर यह बहुत कम मामलों में होता है। एक आम धारणा है कि चीनी खाने से मतलब शुगर से ADHD होता है या बढ़ जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये काफी हद तक एक मिथक ही है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा कोई सीधा और पक्का लिंक नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, कई स्टडीज हुई हैं जिनमें बच्चों को चीनी या प्लेसेबो दिया गया और उनके व्यवहार में कोई खास अंतर नहीं देखा गया। एक दिलचस्प स्टडी में तो ये भी पाया गया कि जिन पेरेंट्स को ये बताया गया था कि उनके बच्चे को चीनी दी गई है जबकि असल में प्लेसेबो मिला था, उन्होंने अपने बच्चे को ज्यादा हाइपर एक्टिव बताया। अरे, मतलब उम्मीद का भी असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे परसेप्शन को प्रभावित कर सकती हैं। और खाने में मिलाए जाने वाले रंग, फूड एडिटिव्स, उनके बारे में क्या? इस पर थोड़ी बहस ज्यादा है। कुछ हालिया ब्रिटिश रिसर्च ने आर्टिफिशियल रंगों या प्रिजर्वेटिव्स और बच्चों में एक्टिविटी बढ़ने के बीच एक संभावित लिंक का सुझाव दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह कंफर्म करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है, और ये भी शायद सभी बच्चों पर लागू नहीं होता। ठीक है। तो ADHD और PDDs के अलावा स्रोत कुछ और बचपन की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी जिक्र करता है, और आपने कहा कि अक्सर ये स्थितियां साथ में भी पाई जाती है ना? हाँ बिल्कुल, कोमॉर्बिडिटी काफी कॉमन है। जैसे एक है विपक्षीय अवज्ञाकारी विकार यानी ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर, ODD। ये क्या होता है? इसमें बच्चा लगातार, मतलब कम से कम 6 महीने तक अथॉरिटी फिगर्स जैसे पेरेंट्स या टीचर्स के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव, अवज्ञाकारी और दुश्मन जैसा व्यवहार दिखाता है। बार बार गुस्सा करना, बड़ों से बहस करना, जानबूझकर नियमों को तोड़ना या दूसरों को परेशान करना, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, बहुत चिड़चिड़ा होना, ये सब इसके लक्षण हैं। ये सामान्य जिद्दीपन से कहीं ज्यादा होता है। और अगर ये ADHD के साथ हो तो ये स्थिति को और मुश्किल बना देता है। और एक इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति है शायद आचरण विकार या कंडक्ट डिसऑर्डर। हाँ, कंडक्ट डिसऑर्डर ODD से ज्यादा गंभीर है। इसमें बच्चा दूसरों के बेसिक अधिकारों या समाज के जो उम्र के हिसाब से नियम कायदे हैं, उनका लगातार और गंभीर रूप से उल्लंघन करता है। जैसे लोगों या जानवरों के प्रति आक्रामकता दिखाना, मारपीट करना, धमकाना, क्रूरता दिखाना, संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, जैसे आग लगाना या तोड़फोड़ करना, धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना, या नियमों का गंभीर उल्लंघन करना, जैसे स्कूल से भाग जाना या देर रात तक बाहर रहना। इन बच्चों को अक्सर बुरा या बिगड़ा हुआ मान लिया जाता है, पर यह एक सीरियस मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसके लिए प्रोफेशनल मदद की सख्त जरूरत होती है। ये जानना जरूरी है। अच्छा, चिंता विकार भी बच्चों में आम होते हैं? स्रोत में पृथक्करण चिंता विकार यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का जिक्र है। हाँ, ये भी काफी कॉमन है, खासकर छोटे बच्चों में। इसमें बच्चा अपने माता पिता या जिससे भी वो अटैच्ड है उससे अलग होने पर बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करता है, जो उसकी उम्र के हिसाब से सामान्य चिंता से कहीं ज्यादा होती है। लक्षण क्या होते हैं इसके? उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उनके पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए। वे अकेले सोने से डरते हैं या स्कूल जाने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें अलग नहीं होना। जब अलग होने का समय आता है तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रोते चिल्लाते हैं, कई बार पेट दर्द, सिर दर्द या उल्टी जैसी शारीरिक शिकायतें भी करते हैं, खासकर स्कूल जाने से पहले। एक और समूह है टिक विकारों का, टिक डिसऑर्डर्स। ये क्या होते हैं? टिक्स बेसिकली अचानक तेजी से होने वाली, बार बार होने वाली अनियंत्रित शारीरिक हरकतें होती हैं जिन्हें मोटर टिक्स कहते हैं, जैसे आंख झपकाना, कंधे उचकाना, मुंह बनाना। या फिर अनियंत्रित आवाजें निकालना जिन्हें वोकल टिक्स कहते हैं, जैसे खांसना, गला साफ करना, कोई खास आवाज या शब्द बार बार बोलना। ये हमेशा रहते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। ये कुछ समय के लिए हो सकते हैं और अपने आप चले जाते हैं। उसे ट्रांजिएंट टिक डिसऑर्डर कहते हैं। अगर ये 1 साल से ज्यादा रहें तो क्रॉनिक टिक डिसऑर्डर कहलाता है, और अगर मोटर और वोकल दोनों तरह के टिक्स 1 साल से ज्यादा रहें तो उसे टॉरेट सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। टॉरेट सिंड्रोम के साथ अक्सर ADHD या OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
एक जरूरी बात यह है कि बच्चे के टिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए या उसे टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसकी चिंता बढ़ सकती है और आत्मविश्वास कम हो सकता है। ये अच्छी सलाह है। और क्या बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है बड़ों की तरह? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बचपन का अवसाद या चाइल्डहुड डिप्रेशन सिर्फ मूड खराब होना या उदासी नहीं है। ये एक लगातार बनी रहने वाली उदासी, निराशा या चिड़चिड़ाहट की स्थिति है जो बच्चे के रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डालती है। उसकी पढ़ाई, खेलकूद, दोस्ती, परिवार के साथ रिश्ते, सब पर चिड़ापन या गुस्सा भी दिख सकता है। जिन चीजों में पहले मजा आता था उनमें मन न लगना, भूख या नींद में बदलाव, बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत थकान महसूस करना, खुद को बेकार समझना, ध्यान लगाने में मुश्किल होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। कुछ बच्चे पेट दर्द या सिर दर्द जैसी शारीरिक शिकायतें भी ज्यादा कर सकते हैं और गंभीर मामलों में मृत्यु या आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। इसे बहुत गंभीरता से लेना जरूरी है। हाँ, ये सब जानना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अब अंत में बात करते हैं मानसिक मंदता, या जिसे अब बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। ये क्या है? जी, बौद्धिक अक्षमता एक विकासात्मक स्थिति है। मतलब ये डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू होती है और 18 साल की उम्र से पहले जाहिर हो जाती है। इसकी पहचान दो मुख्य बातों से होती है। क्या है वो? पहला, व्यक्ति की बौद्धिक कार्यप्रणाली यानी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसमें सीखने, तर्क करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता आती है। वो औसत से काफी कम होती है। इसे आमतौर पर IQ टेस्ट से मापा जाता है और स्कोर 70-75 से कम होता है। और दूसरी बात? दूसरी है अनुकूली कार्यप्रणाली यानी अडैप्टिव फंक्शनिंग। इसमें वो सारे स्किल्स आते हैं जिनकी हमें रोज की जिंदगी जीने के लिए जरूरत होती है। इसमें भी महत्वपूर्ण सीमाएं होती हैं। ये अनुकूली कौशल कौन से होते हैं? मतलब रोजमर्रा के काम? हाँ बिल्कुल, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बात समझना और करना, सेल्फ केयर, खाना, नहाना, कपड़े पहनना, घर के काम करना, सोशल स्किल्स, लोगों से मिलना जुलना, नियम समझना, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, और फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स जैसे पढ़ना, लिखना, बेसिक गणित और काम से जुड़े कौशल। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में ये सब कौशल सीखने की गति धीमी होती है। क्या इसकी भी अलग अलग गंभीरता होती है, जैसे ADHD के प्रकार थे? हाँ, इसकी गंभीरता के स्तर होते हैं। आमतौर पर 4 स्तरों में बांटा जाता है: हल्का, मध्यम, गंभीर और अति गंभीर। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति को अपने रोज के काम करने के लिए कितनी मदद या सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में? जरूर। हल्की बौद्धिक अक्षमता वाले लोग, जो करीब 85% होते हैं, वो बेसिक एकेडमिक स्किल्स सीख सकते हैं, लगभग 6ठी कक्षा के स्तर तक, और थोड़ी मदद के साथ काफी हद तक आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। मध्यम स्तर वाले करीब 10% अपनी देखभाल और साधारण काम सुपरविजन में कर सकते हैं। वे अक्सर ग्रुप होम जैसी सपोर्टेड सेटिंग्स में रहते हैं। गंभीर स्तर वाले 3 से 4% कुछ बेसिक कम्युनिकेशन और सेल्फ केयर सीख सकते हैं, पर उन्हें लगातार काफी सपोर्ट की जरूरत होती है। और अति गंभीर स्तर वाले 1 से 2% लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब 24 घंटे सहारे की जरूरत होती है, और अक्सर उनमें दूसरी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी होती हैं। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये भी जेनेटिक है? कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। करीब 1/3 मामलों में तो कोई सटीक कारण पता ही नहीं चल पाता। बाकी मामलों में हाँ, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम जो सबसे आम जेनेटिक कारण है, या फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम जो सबसे आम वंशानुगत कारण है। अच्छा। गर्भावस्था के दौरान भी समस्याएं हो सकती है, जैसे अगर माँ शराब पीती है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, या कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, या कुपोषण होता है, जन्म के समय दिक्कतें, या बचपन में कोई गंभीर बीमारी जैसे मेनिंजाइटिस या सिर में गहरी चोट लगना भी कारण बन सकते हैं। और क्या पर्यावरण का भी कोई रोल है? हाँ, कुछ हद तक। गंभीर उपेक्षा, बहुत ज्यादा गरीबी, कुपोषण या लेड पॉइजनिंग जैसे पर्यावरण कारक भी बौद्धिक अक्षमता के विकास में भूमिका निभा सकते हैं या मौजूदा स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। तो आज हमने बचपन से जुड़ी कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर काफी विस्तार से बात की। बिल्कुल। PGDs जैसे ऑटिज्म, फिर ADHD, ODD, कंडक्ट डिसऑर्डर, चिंता विकार, टिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन और बौद्धिक अक्षमता। ये तो साफ है कि ये स्थितियां काफी जटिल हैं और बच्चों के जीवन पर इनका गहरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यही है कि हम इन स्थितियों को समझें, इनसे जुड़े जो टैबू या कलंक हैं उन्हें दूर करें और जरूरत पड़ने पर सही प्रोफेशनल मदद लें, क्योंकि जितनी जल्दी पहचान और सही इंटरवेंशन हो उतना ही बेहतर परिणाम मिलने की संभावना होती है। ये याद रखना जरूरी है
कि ये बच्चे या उनके परिवार की गलती नहीं है, ये स्वास्थ्य स्थितियां हैं। सही कहा आपने। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? शायद यही कि बचपन हमेशा उतना बेफिक्र नहीं होता जितना हम सोचते हैं, और इन चुनौतियों को पहचानना और समझना हम सबके लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये स्थितियां, जैसा आपने शुरू में कहा था, सामान्य व्यवहार का ही एक अलग या ज्यादा तीव्र रूप हो सकती हैं, और फर्क शायद इस बात से पड़ता है कि वे बच्चे के जीवन, उसकी खुशी और उसके विकास में कितनी बाधा डाल रही हैं। बिल्कुल, और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि आज हमने मुख्य रूप से परिभाषाओं और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसा कि हमारे स्रोत में था। इन सभी स्थितियों के लिए प्रभावी उपचार और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज उपलब्ध हैं, जो अपने आप में एक अलग और विस्तृत चर्चा का विषय हैं। हाँ, वो तो है। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार, हमने देखा कि ADHD, ODD और चिंता जैसी स्थितियों में लक्षणों का काफी ओवरलैप होता है, और ये अक्सर साथ में भी पाई जाती हैं। साथ ही ऑटिज्म और ADHD जैसी स्थितियों पर जेनेटिक्स के साथ साथ पर्यावरण का भी असर होता है। तो क्या भविष्य में होने वाली रिसर्च इन अलग-अलग दिखने वाली स्थितियों के बीच कुछ साझा, मतलब कॉमन जैविक या न्यूरल कारणों का पता लगा सकती है? क्या कोई कॉमन मैकेनिज्म हो सकता है इनके पीछे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो क्या इससे हमें ऐसी इलाज पद्धतियां मिल सकती हैं जो किसी एक बीमारी के बजाय इन कॉमन मैकेनिज्म पर काम करें? मतलब क्या ज्यादा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट अप्रोच संभव हो सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस दिशा में शोध चल रहा है और भविष्य में शायद हमें ऐसे जवाब मिले। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।